माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन माननीय सुधांशु जी से है कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दिल्ली में जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदाओं की तो एक श्रृंखला है जो विगत 10 वर्षों से दिल्ली की जनता सह रही है, परंतु आज हम एक गंभीर विषय के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक अत्यंत गंभीर विषय के ऊपर हम अपना पक्ष रखेंगे और प्रतिदिन एक आपदा के बारे में बताएंगे। आज दिल्ली में वित्तीय आपदा क्या आई हुई है और जिसने दिल्ली की संपदा को किस प्रकार से लूटा है, उसके बारे में हम दिल्ली की प्रबुद्ध जनता और देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से दिल्ली यानी फाइनेंशियली दिल्ली वॉज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोमिनेंट स्टेट। संभवतः भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और यह परिस्थिति केवल तुरंत नहीं बनी है या अनायास नहीं बनी है, उत्तरोत्तर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में यह स्थिति खराब होती चली गई है। 2014-15 में, 2015-16 में दिल्ली का जो राजस्व लाभ था यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी। यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है, 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है, और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है, और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है NSSF, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किया। और इसके अतिरिक्त एक और बात बताना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है, ग्रांट इन एड, आप उस विपदा का स्वरूप समझिए, आपदा का स्वरूप समझिए। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 2014-15 में
जो जीडीपी का 0.47% ये ग्रांटिन एड पर, यानी जो सीधे आपको एक प्रकार से दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पे निर्भर थे, वह बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 1.54 हो गई। यानी एक शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले धन पर दिल्ली सरकार की निर्भरता 3 गुने से अधिक हो गई। और जो लाभ में चलने वाला बजट घाटे में आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं है, जो राजस्व होता है, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार, जिसमें सरकार की एफिशिएंसी भी होती है। वैसे ठीक है, उन्होंने मतलब जब फ्री की वो एक बोतल के बदले एक बोतल बांटेंगे तो मानी हुई बात है, रेवेन्यू में कमी तो आएगी। अब रेवेन्यू कमी भी निरंतर वो बढ़ती चली जा रही थी, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में अगर आप देखें 2014-15 में जो राजस्व था वो 5.4% के आसपास था जीडीपी का। यानी कुल जो एक तरीके से आप समझिए कुल जो उत्पाद होता था दिल्ली में, उसका 5.4% वो टैक्स कलेक्शन करने में सफल होते थे, जो घटते 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 3 कुछ पे आ गया है, 3.9% पे। और ये मैं बता दूं कि देश में एवरेज 6.27 है। यानी पूरे देश में राज्यों का जो कुल औसत है वो है कि 6.27% राजस्व वसूलते हैं कुल जीडीपी का। वहीं ये घटते घटते देश के लगभग आधे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर प्रश्न है, किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के द्वारा, किस प्रकार दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए, उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला है। और वैसे तो ये जहां रहते वहां आपदा में डालते हैं। आप पंजाब में जाके चेक कर लीजिए, वहां तो फुल स्टेट है। जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में था आज से 3 साल पहले, और आज कितना हो गया है। आज ही अगर आपने देखा होगा मीडिया में वह समाचार है कि पंजाब की महिलाएं केजरीवाल जी के आवास के बाहर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह दर्शाता है कि दिल्ली में अगर आप ये बचाव करने का भी प्रयास करें कि फुल स्टेट नहीं है, तो जहां फुल स्टेट है वहां पे क्या स्थिति है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने आकर, अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि साहब हमने तो बहुत सारा खर्च किया है एजुकेशन और हेल्थ पे, तो हम बताना चाहते हैं ठीक है, आपने 40 से 45% खर्च किया, पर उसका आउटपुट क्या है। आज स्थिति यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। आपने शिक्षा की बात कही, तो शिक्षा को लेकर न्यायालय ने आपके ऊपर टिप्पणी की हुई है। और इतना करने के बाद भी मैं दिल्ली की प्रबुद्ध जनता को बताना चाहता हूं, अब इन्होंने खजाना लूट कर खाली कर दिया है। तो मानी हुई बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको काफी चुनौतियां रखनी पड़ेंगी कि इस खाली खजाने को किस प्रकार से भरे। और जो ख्वाबों ख्यालों में सोचते हैं इनकी सरकार कभी आई, तो ये समझ लीजिए वो ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार में कि आगे ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी चीज के लिए कोई धन बचने की स्थिति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब को, आप कहते हैं कि आप गरीबों को देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है फ्री का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। आपने बिजली फ्री देने की बात कही, और शुरू में तो बिल 0 आते थे, तो पता ही नहीं कितना आपने खर्च किया और कंपनियों को पेमेंट होता था। वो सारा घोटाला सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार के खाते से नहीं जा रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां प्राइवेट हैं। देना है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की है। यानी सोलर पैनल्स लगाकर कोई भी अपने घर में बिजली बना सकता है, और 7.5 लाख लोग आवासों पर अब तक सोलर पैनल्स लग चुके हैं। यानी बिजली टोटली फ्री, न खजाने पर बोझ, न पर्यावरण पर बोझ, क्लीन एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वो परमानेंट फ्री, किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है कि ये रहेंगे तो फ्री मिलेगा, वो रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, वो परमानेंट फ्री। और इसी के साथ साथ अगर आप अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हो जाएं तो बिजली विभाग आपसे बिजली खरीद भी लेगा। यानी बिजली फ्री भी और आमदनी की संभावना भी। मगर क्या बताएं, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें
तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है? जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक ईटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, और देश की जनता भी सोचे कि नई राजनीति का प्रयोग करने वाले क्या होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीम दास का कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। अर्थात विपदा जो है वो थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्योंकि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपके हित में है, क्या अहित में है, ये सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। इसलिए मगर दिल्ली में ये विपदा, ये आपदा बहुत लंबी हो गई है, अब ये 10 वर्ष की हो गई है। इसलिए अब जागृत होकर दिल्ली की जनता को इस आपदा को, दिल्ली की संपदा को लूटने वालों को से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और हम आश्वस्त हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़कर इस आपदा के प्रबंधन में, इस आपदा के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और इसी श्रृंखला में कल हम लोग आपको एक और आपदा बताएंगे। आज फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपदा के संदर्भ में बताया, कल पार्टी एक अन्य आपदा के संदर्भ में बताएगी। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है। अरे बैठ के प्लीज, यहां और एक सेकेंड, किसी और का क्वेश्चन है? बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे देखिए, इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, और हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी इस विषय पे पूरी संवेदनशीलता के साथ कांग्रेस के साथ नजर भी रखे हुए हैं, और इस बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी जांच के साथ, स्पष्ट पारदर्शिता के साथ सामने आई। कांग्रेस के कई नेताओं के साथ जो मैंने न्यूज है, इसकी फोटोज आई है। नहीं, मैं इस विषय पे इस समय इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जांच के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सारे तथ्यों के साथ सामने आएगी। इसलिए सरकार सतर्क भी है और संवेदनशील भी है। सुधांशु जी, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर एक भयंकर आरोप लगाया है कि भाजपा की नीतियां बदलती जा रही है, इमामों के वो पैसों की मांग कर रहे हैं कि पैसे दिए जाए। और आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि 12 कॉलेजों में क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने अब तक पैसा जारी नहीं किया। तो जो अब क्या भाजपा की वाकई में सोच बदलती जा रही है? देखिए, भयंकर की जो आप बात कहते हैं, तो अब भयंकर आरोप तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि पार्टी खुद ही भयंकर झंझावात में फंसी हुई है। ये तो अपना स्टैंड इतना बदलते रहते हैं कि कभी समझ ही में नहीं आता। आपने केजरीवाल जी की वो पुरानी बाइटें सुनी होंगी, जिसके बारे में वो क्या क्या बोलते थे। आज पुजारियों के बारे में बोलने लगे, कल इमामों के बारे में बोलते थे। वैसे आपको याद है ना, वो गुजरात चुनाव में वो नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की बात भी की, तो उसके बाद कभी नजर आया गुजरात चुनाव के बाद? इसलिए मुझे लगता है ये चुनावी बातें करके वो कितना भी भयंकर कहने का प्रयास करें, परंतु अब दिल्ली की जनता का क्रोध उनके ऊपर प्रलयंकर बन के उभरने वाला है। एक मिनट, ठाकुर रविंद्र सिंह। नहीं, देखिए, भारतीय समाज इस संदर्भ में प्रबुद्ध है, सजग है, और किसी भी चुनौती का किस प्रकार से सामना करना है यह भली भांति जानते हैं। और वहां पे जो भी
शारीरिक होता है, वो सामूहिकता के भाव का विकास करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप कभी गए हो शाखा पे तो शारीरिक अलग अलग नहीं होता है, एक सामूहिकता के साथ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहता हूं, प्रकाश सिंह बादल जी जब हम लोगों के साथ गठबंधन में आए, और ये बात है 1997 की, जब रजू भैया जी सरकार बात है, चंडीगढ़ में संघ का कार्यक्रम हुआ, 25,000 स्वयंसेवक आए, और ये प्रकाश सिंह बादल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि 25,000 नहीं, मैंने इससे कहीं बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, परंतु इतने अनुशासित ढंग से 25,000 लोग एक सीधी लाइन में और ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर आप ऊपर से, आज का जमाना होता, ड्रोन का व्यू आता तो दिखाई पड़ता। तो ये उस सामूहिकता, अनुशासन और सजगता का प्रतीक। अंतिम प्रश्न है, एक मिनट, अंतिम प्रश्न है मोहित भट्ट। Sir, when Prime Minister went to US in 2023, he gave a diamond to Jill Biden, the First Lady, and it was part of the pleasantries and the gifts that were being exchanged. Now it has come out that the price of that particular diamond was $20,000. Now it was part of the gestures that Prime Minister gave and other leaders also gave from the various other countries. But the Congress and the other opposition parties are saying that that was taxpayers' money, that is being wasted, and next in the line is the wife of Donald Trump, whom somebody more expensive will be gifted by Prime Minister. Such issues are also being already decided by Congress. मुझे लगता है शायद कांग्रेस वालों को ध्यान ही नहीं रहता है, प्रधानमंत्री जी ने उनको लैब ग्रोन डायमंड दिया था, और भारत इस समय लैब ग्रोन डायमंड्स में वर्ल्ड में लीडिंग पोजीशन में है। दैट वाज ए गेस्चर दैट हाउ इंडिया इज इमर्जिंग इन दिस 21st सेंचुरी विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। मगर अब क्या बताएं, जिनकी बुद्धि के ऊपर ही मतलब हीरे की बजाय पत्थर पड़े हुए हैं, उनको क्या समझ में आए। और वैसे मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि भारत में, भारतीय समाज में, भारत के युवाओं में, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास में बहुत से हीरे हैं, मगर उन्हें आपको देखने की क्षमता नहीं आती है। इसलिए किसी भी हीरे में आपको सिर्फ नकारात्मकता नजर आती है। It's a very amusing, very peculiar question asked from Kejriwal ji, because he is the only party which is having CM, and they are not having CM face. We are not having CM since around 26 years, since 1998. But they are having CM and no CM face. So the people of Delhi are wise enough to understand that what is the face of AAP and what is the mask of AAP. क्या चेहरा है, क्या मुखौटा है। इसीलिए मतलब आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा कि जो मुख्यमंत्री है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ये जो फेस में और मुखौटा क्या है, ये इनके पास आया कैसे। एक संस्कृत में कहा जाता ना, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत से दोष आते हैं। तो कांग्रेस पीएम को सामने रखती थी और सुपर पीएम होता था। आज वही रोग आप में आ गया, सीएम सामने है और सुपर सीएम पीछे है। तो कौन चेहरा, कौन मुखौटा, जनता समझ रही है। देखिए, कुछ यथार्थ की बात है। केजरीवाल जी जो भी आरोप लगाए तो उन्हें दिखाना चाहिए ना पिछले 3 साल में क्या पेमेंट हुआ है, पेमेंट की रिसीप्ट दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली में केजरीवाल जी के घर पे आके, मैं वैसे इसको बोल चुका हूं अभी, पंजाब की महिलाओं ने आके जो प्रदर्शन किया है, ये पंजाब की महिलाओं का दर्द और केजरीवाल जी की भ्रम और जो झूठ फैलाने की राजनीति है उसका प्रमाण है। और यह इस बात का भी प्रमाण है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपदा सिर्फ दिल्ली में नहीं है, आपदा जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां आपदा है। दिल्ली हो या पंजाब, सब जगह वह आपदा को आप पूरे शबाब पर देख सकते हैं। मजे की बात यह है, वो तो कहते हैं मैं जेल में हूं तो मैं बड़ा एक एक चिंतित हूं, मैं एक एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हूं। वो नजर कहां गई? और मैं सरकार में आऊंगा कर दूंगा, तो अभी कौन सरकार है? अभी तो चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है।
यही कहते हैं कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं।